तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो 822 AZ वाला पूरा हो चुका है हमारा, और 822 AY वाला पोर्शन हम इसका करने वाले हैं। एक और पेपर लेते हैं जिसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका कोड बदले देते हैं और कोड हो जाएगा 822 AY। इससे पहला पेपर है 2022 का ही है, 822 AY, बिल्कुल सही। इसका क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं और इसमें पूछता है आपसे कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कोई धनात्मक पूर्णांक है p, और कोई भी धनात्मक का मतलब है प्लस का नंबर होना चाहिए। पूर्णांक p है कोई नंबर, तो आप प्लस का कोई नंबर ले लेते हैं, मानो नंबर। हालांकि आपको टिक ही करना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, तो थोड़ा सॉल्यूशन करोगे तो आसान पड़ जाएगा समझना। माना पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक नंबर। धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक आप 1, 2, 3, 4 मान सकते हैं। अब वो कह रहा है कि p के रूप का होगा, हमेशा विषम पूर्णांक होना चाहिए। अब विषम पूर्णांक p के रूप में कैसे हो सकता है? जब आप 1 लेंगे तो मानते हैं कि p के रूप का हो जाएगा और विषम है, ठीक है। अगर आपने 2 ले लिया तो ये p के रूप में कैसे होगा? ये तो सम में आ गया, ये विषम में है, तो ये p के रूप का नहीं होगा। p+1 अगर लें यानी कि 1+1 2 हो जाएगा, सम आ गया। 2+1 सॉरी p+1 है तो 2+1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर सम, यहाँ पर विषम, ये भी नहीं होगा। तीसरा दे रखा है 2p, और 2p एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए जो पहले से ही इवन है, यानी कि 2p दे रखा है। 2 जो है इवन नंबर है, सम संख्या है, और सम संख्या की किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो वो सब ही सम संख्या बन जाती हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, p की जगह 1 रख के देखें तो भी 2 आएगा, इस p की जगह 2 रख के देखें तो भी जो आएंगे नंबर वो सम ही आएंगे सारे के सारे। ऐसे यहाँ पर 2 × 3 6, ये भी सम है, एंड 2 × 4 8, ये भी सम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो लास्ट बचा है 2p+1 वो बिल्कुल सही आएगा। p की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 1 2 + 1 3, ये विषम आया है। और कहने का मतलब ये है कि ये 2p वाली कंडीशन जो थी ये सभी में सम लेके आ रही है, और सम में एक नंबर और जोड़ दें तो अगला नंबर क्या आता है? विषम। देखिए, जितने भी नंबर होते हैं उनमें एक विषम होता है, एक सम होता है। 2 2 के बाद 3 विषम होगा, विषम के बाद एक और जो आएगा वो 4 आएगा, तो 4 में सम आ जाएगा, फिर सम के बाद 5 आएगा, वो विषम हो जाता है। तो 2p में एक और जोड़ दें तो ये वाली कंडीशन एकदम सही आ रही है, तो वो हमेशा 2p+1 के रूप का होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 ये कै था। सवाल नंबर 6 में है कि बिंदु A -4, 0 और B 4, 0 एंड C 0, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, वह त्रिभुज होगा। इसमें त्रिभुजों के प्रकार दे रखे हैं कि वो पूछ रहे हैं किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज को निकालने के लिए आप, ये सादा सवाल है, 1 नंबर में है, तो आप चित्र बनाकर इसकी सॉल्यूशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है -4, 0, एक्स अक्ष की नेगेटिव जो साइड होगी ये वाली, इस पर आप -4 दिखा दें। 1 2 3 और 4। ऐसे ही ये एक पॉइंट है जो -4, 0 दिखा रहा है, और एक 4, 0 है। 1 2 3 एंड 4, ये 4, 0 वाला हो गया। यहाँ पर जो है ये ही है, और ये 0, 3 वाई अक्ष की पॉइंट दे रखा है, वो भी पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो 1 2 और 1 3, यानी कि इन 3 बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो आपसे पूछ रहा है कि ये वाला त्रिभुज कैसा होगा। देखिए,
यहाँ से ये कितना है, मतलब यानी कि ये माइनस की तरफ 4 है, ये यहाँ से इधर प्लस की तरफ 4 है, तो यहाँ से दोनों तरफ को दूरी बराबर है, और दूरी दोनों तरफ को बराबर है, तो यहाँ से इस बीचों बीच वाले ऊपर लाइन पर डलने वाली जो लाइन होंगी वो भी बराबर होंगी। अब ये और ये वाली साइड बराबर है, तो ये त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। जब दो त्रिभुज हों तो मैंने बताया था वो जो है समबाहु त्रिभुज वाला फॉर्मूला लेना है। तो त्रिभुज यानी कि एरिया A1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल होगा, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो √3/4 से तो 4 कट जाएगा। यहाँ पर बस आपको क्या लेना है, H1 स्क्वायर अपॉन H2 स्क्वायर। तो A1 दे रखा है 20 और ये दे रखा है 45। यहाँ पर H1 अपॉन H2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं हम। इसको आप 5 4 जा कर दें और 5 9 जा कर दें। 4/9 इज इक्वल H1 अपॉन H2, और ये जो स्क्वायर था इधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो 2/3 इज इक्वल H1 अपॉन H2 हो जाएगा, या H1 रेशियो H2 इज इक्वल हो जाएगा 2/3। इसका आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर है 1 का घ देखते हैं, घ में क्या है। वन के घ में दे रखा है, त्रिकोणमिति से है ये क्वेश्चन, कि टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 2ab, अपॉन में दे रखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब टेन थीटा में होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा में होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का के हिसाब से। साइन कॉस टेन लंब बटे आधार होता है। एक त्रिभुज बनाए, और त्रिभुज के लिए क्या करना चाहूँगा, त्रिभुज के लिए लंब जो होगा वो 2ab और आधार जो होगा वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पूरी त्रिकोणमिति के अंदर जो त्रिभुज हम बनाते हैं वो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है, जिसके ऊपर आप कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। और लंब जो है वो 2ab प्लस a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका b स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। a की पावर 4 आगे लिख लीजिए, b की पावर 4 को भी आगे लिख लें, और ये जो 4a स्क्वायर b स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस हो जाएंगे, होने के बाद में 2a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। ये ब्रैकेट, ये जितनी भी लिखी हुई हैं ये सब फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। अब बनेगा कैसे वो भी बता देते हैं। इस 4 पावर को a स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर कर्ण स्क्वायर चल रहा है, तो k बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू ये आ गई है। आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा होता है साइन कॉस आधार बटे कर्ण,
आधार है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर एंड करण आया था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर होगा सेकंड। फर्स्ट का घ का आंसर होगा सेकंड और फर्स्ट का डे सवाल जो है उसे देखते हैं। फर्स्ट के डे में लिखा हुआ है कि एक मिनट की घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। जब भी घड़ी वाले सवाल आए और घड़ी वाले सवाल में भी आपको मिनट की सुई के ऊपर सवाल दे दे तो मिनट की सुई का मतलब यह है कि वो आपको त्रिज्या बता रहा है, क्योंकि घड़ी आप जब भी दिखाएंगे इस तरीके से दिखाएंगे और घड़ी की सुई होगी ये, तो सर्कल टाइप बन गया और जिसमें केंद्र से परिधि तक की जो लेंथ होती है वो उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए एक मिनट में जब भी ये मान के चलिए कि यहाँ पर सुई थी और एक मिनट बाद यहाँ हो गई, तो एक मिनट में आपको देखो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल त्रिज्याखंड होता है और त्रिज्याखंड का फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई करोगे। उसके लिए आपको थीटा चाहिए होगा, यहाँ पर जो थीटा बनेगा तो थीटा निकाल लीजिए पहले। अब देखो 60 मिनट में 60 मिनट में कोण कितना बनता है तुम भी जानते हो, 360 डिग्री बनता है। सुई यहाँ से घूमकर ऐसे आ जाए तो 360 डिग्री हो जाता है। एक मिनट में कितना कोण बना देगी, 60 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 6 डिग्री का कोण बना देगी। तो आपके पास थीटा भी है, आर भी है और त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है कितना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें पॉइंट वगैरह में दे रखा है आंसर, ये इंटू है इस तरीके से गुणा, तो 6/36 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई जो आर है वो 14 है, 14 को स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं 2 बार, तो 14 2 22 सॉरी 7 2 14 और 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार, 60 बार। 2 1 2 2 से इसको 30 बार, 2 से इसको 11 बार, 2 से इसको 15 बार। तो सवाल रह जाता है केवल 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 15 मल्टीप्लाई करें, 11 चक 44 और 11 क्यों 11 और 4 होते हैं 15 अपॉन में 15 है। आप इसकी डिवाइड करके देख लें आंसर कितना आ जाए। 15 बन जाए 15, यहाँ पे 4 बचेगा, ना जाने की 0 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लें, ये कितना हो जाएगा 15 2 30 पॉइंट लगा हुआ है 0 और 15 फिर 2 पॉइंट तक है, कितने पॉइंट तक है 10.26 दे तो रखा है और इतना ही आ जाना चाहिए वैसे तो। अब 15 छक्के फिर भी यही बचता रहेगा तो 10। एक बार देख ले रहे हैं इसका आंसर। फर्स्ट के डे का क्या है, फर्स्ट डे का है, फर्स्ट ही है बिल्कुल 10.26, ये सही आंसर है 10.26 और ये इसका क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा, तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। कहाँ गया भाई डस्टर, और यार क्या दिक्कत आ रही है। सवाल नंबर है इसी में बचा हुआ है। एक बंटन बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध
जो संबंध होता है वो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का, बहुलक बराबर लिखे दे रहे हैं, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, ठीक है ना। तो यही होता है, m होती है माध्य का और x बार होता है माध्य। ये हो जाएगा इसका थर्ड आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है PS एक त्रिभुज दे रखा है, उसमें भी एक ये दे रखी है, यहाँ पर जो एंगल है वो इसके बराबर है PS Q R और T। इसमें लिखा हुआ है कि PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR। अच्छा जी, ये दे रखा है, एक चीज़ और दे रखी है कि एंगल PST बराबर है एंगल PRQ के। ठीक है जी, ये तो एंगल बराबर दे रखे हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQR बड़े वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा जी, आपको मतलब दिखाना क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज दिखाने का मतलब क्या है? त्रिभुज PQR को समद्विबाहु दिखाने का मतलब यह है कि आपको दिखा देना है PQ बराबर है PR के। ठीक है जी, देखते हैं। इसमें आप एक काम करें, SQ इसमें आप एक जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर जो बात करी गई है वो PS और T का तो त्रिभुज पूरा बन रहा है, लेकिन SQ के लिए कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, फिर चतुर्भुज बन रहा है। तो हमें दोनों त्रिभुजों पे काम करना है। तो आप क्या करें, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, यहाँ पे लिखें दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जोड़िएगा। तो यहाँ पर जब PS अपॉन SQ प्लस 1 बराबर PT अपॉन TR प्लस 1, LCM लेंगे तो PS प्लस SQ अपॉन SQ बराबर PT प्लस TR अपॉन TR। तो PS प्लस SQ जो होगा वो PQ के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा PQ अपॉन SQ बराबर होगा इसी तरीके से PR अपॉन TR। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, PQ ये साइड अपॉन में SQ दिखाया जा रहा है, और SQ के बाद में PT कैंसिल आउट हो गया, आ गया था PR, और अपॉन में TR दिखाया जा रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पर गौर करिएगा कि जो SQ है, जो SQ दे रखा था ये, अब ये दोनों के लिए बन चुका है कि ये वाला त्रिभुज PST और PQR दोनों के लिए यहाँ पर क्या हो गया, ये समानुपाती प्रमेय के हिसाब से बन रहा था, और यहाँ पर थेल्स प्रमेय में कुछ हम लेके चले गए आगे। तो यहाँ पर SQ और TR बराबर होंगे, SQ और TR बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल जब बराबर है, अब बात समझना, ये एंगल आपस में बराबर हैं, ये दिया हुआ था, यहाँ दे रखा है, और ये एंगल इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए और इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए सेम है। होगा नहीं होगा P, क्योंकि इस PST में भी P है और PQR में भी P है, तो ये दोनों के लिए सेम है। जब किसी त्रिभुज के दो एंगल सेम हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाता है, ये प्रमेय होती है। तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा, और जब किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हों तो उसके दो भुजा भी बराबर होती हैं। मतलब ये कि PS आपस में बराबर होगी PT के, बिल्कुल सेम ऐसे ही SQ और TR भी बराबर होंगी। तो SQ और TR आपस में बराबर होंगी, ठीक है ना। ये आपको एंगल के हिसाब से आपको देखना है, ये एंगल किस लिए दिया था, इसीलिए दिया था।
और यहाँ पर रखेंगे तो पी क्यू अपॉन एस क्यू, तो एस क्यू की जगह टी आर रखे दे रहे हैं, ऐसे ही पी आर अपॉन में टी आर, तो टी आर से टी आर कैंसिल, पी क्यू इज इक्वल पी आर। तो पी क्यू इज इक्वल पी आर, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या दिखा दिया आपने कि ये दो साइड बराबर हैं, इसीलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं लास्ट में कहते हैं त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सवाल नंबर दूसरे का ख, दूसरे का जो ख है सवाल वो त्रिकोणमिति का सवाल है। लिखते हैं 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में दे रखा है साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30। देखिए इस सवाल में ऊपर वाली वैल्यू कि आप ऊपर वाली जितने भी मान दे रखे हैं उन सब की मान निकाल कर रख सकते हैं। जैसे cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, उसको आप रख सकते हैं। लेकिन अगर साइन 30 और cos 30 की वैल्यू आपने नीचे रखी और एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करी तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो आप 1 रखें और इसका एलसीएम लेने के बाद भी अगर सॉल्यूशन लाते हैं तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 यानी कि cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, इसको 2/√3 और माइनस 10 45 का वैल्यू होता है 1, अपॉन में भी 1 करे दे रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1, इस 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हटा देंगे। 5/4 16/3 माइनस 1/1। एलसीएम 4 और 3 का 12 होगा, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 4 की और यहाँ 12 की। 15 में से 12 घटाएंगे 3 और 64 और 3 हो जाएंगे 67/12। इसका आंसर कुछ अजीब सा लग रहा है, देखते हैं क्या होगा। दूसरे का ख का बिल्कुल सही नहीं है जी, आंसर 72 बता रहा है। कुछ गलती हो गई क्या? ये सवाल उतारने में गलती हो गई। 67/72। क्या गलती रही है? 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू sec 30 की वैल्यू कितनी होगी? cos 30 √3/2 2/√3 होल स्क्वायर सही तो है। ऊपर वाली वैल्यू सही आ रही है, नीचे वाली गलत आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? और 1 वो भी सही है 45। 5 मल्टीप्लाई 1/4 4 4 16/3 और माइनस 1। 5/4 4 16/3 माइनस 1 12 15। एलसीएम 12 ही आएगा, 72 मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए। 72 इसका एलसीएम नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। फिर सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है इस पर, इसका आंसर यही होगा 67/12। और अगर ऐसी कहीं गलती मिलती भी है तो उसका समाधान ज़रूर मिलेगा, आपको उस सवाल को दोबारा करके बताया जाएगा। सवाल नंबर है दूसरे का ग। दूसरे का ग है कि दो घनों
जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है। अच्छा जी, दो घन हैं 64 के, उसमें क्या दे रखा है कि किनारे आपस में मिलाकर इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है जी। माना घन की साइड, घन की साइड को आप ए मान ले रहे हैं, ए मीटर, ठीक है ना। मीटर क्या, हाँ सेंटीमीटर क्यूब मानना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर ही माननी पड़ेगी। और वॉल्यूम जो होता है वो साइड क्यूब होता है, घन है, और वो दे रखा है 64। और यहाँ से आप ए जब निकाल के लाएंगे तो 4 आएगा, 4 सेंटीमीटर। वो क्या कह रहा है कि दो घनों को हमने मिलाया। जब भी दो घनों को मिलाया जाता है या किसी भी दो कमरों को या घनाकार चीज़ों को मिलाया जाता है तो उनकी केवल लंबाई बढ़ती है, उनका ना ही ऊंचाई बढ़ेगी ना ही चौड़ाई बढ़ेगी। तो जो अब ये घनाभ बन गया क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ, घनाभ की लंबाई एल लिखे दे रहे हैं। तो वो ए इसकी होगी, ए ही इसकी होगी, मतलब 4 इसकी और 4 इसकी, कितनी हो जाएगी 8। अब एल बी एच यानी कि ब्रीथ 4 ही रहेगी, एच वो भी 4 ही रहेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है घनाभ का। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछने के लिए क्या कह रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है 6a², सॉरी घन का होता है, घनाभ का कितना होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं। घनाभ में क्या होगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी यानी कि 4 × 8 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8, 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा, और 6 और 2 8 और 2 10, 3 4 और 3 7 और 1 8, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसका आंसर चेक करते हैं। आंसर है सेकंड का ख का, बिल्कुल सही है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ख, इसी का है दूसरे का। ख में क्या कह रहा है कि एक कारखाने के 50 कर्मियों की दैनिक आय दे रखी है, यानी कि सारणी बना रखी है दैनिक आय और रुपये में, और कर्मियों की संख्या दे रखी है। तो ऐसे सवालों में जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है वो तो लिमिट वाला मतलब लिमिट दे रखी होंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दे रखी हैं। उसके बाद कर्मियों की संख्या दे रखी होगी, तो कर्मियों की संख्या जो होती है वो ही बहुलक वाला काम होता है। तो उसमें आपसे बाद में पूछ रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा बताइए। तो आपको बस ये चेक करना है कि कर्मियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, वही बहुलक है। 12 से ज़्यादा 14 दे रखी है, सबसे ज़्यादा 14 है, तो जिसका कर्मियों की संख्या ज़्यादा होगी वो ही बहुलक सबसे ज़्यादा होगा। और उसी में जो सीमा आ रही है, 14 में जो सीमा आ रही है 120 और 140, वो ही पहली वाली सीमा होगी निम्न सीमा, और बाद वाली जो सीमा होगी वो उच्च सीमा होगी। तो निम्न सीमा 120, निम्न सीमा 120 है और उच्च सीमा 140 दे रखी है। इसका आंसर यही होगा। सवाल नंबर बाद में देखें, पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 120 140 बिल्कुल सही है। सवाल नंबर तीसरे का कै, तीसरे का कै जो है सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल हमने 822 2022 का पेपर 822 जो कोड है उसका एजेड वाला जो पेपर है, यानी कि कोड 822 एजेड, यानी कि इससे पहले जो कराया हमने, उसी का सवाल नंबर आप देख लें, बताते हैं अभी। सवाल नंबर है तीसरे का गे, 6 प्लस रूट 2 वाला जो सवाल है उसको आप देख लें, बिल्कुल सेम सवाल है, कर सकते हैं। सवाल नंबर तीसरे का ख करेंगे। तीसरे का ख जो है वो लिखा हुआ है, समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए।
पहले समीकरण लिख लेते हैं कि x/2 + 2y/3 + 1 = 0। और एक और समीकरण दे रखी है x - y/3 = 3। तो पहले आप इन समीकरणों को सादा रूप में ले आए एलसीएम लेने के बाद में। तो एलसीएम 6 आ जाएगा। 3x + 4y + 6 = 0 एंड 3x + 4y + 6 = 0। 6 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 हो गया। इक्वेशन 1 है। इसको भी एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करें तो 3x - y/3 = 3 एंड 3x - y = 3 3 जा 9 और 3x - y - 9 = समीकरण 2। विलोपन से करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है और दोनों का यहाँ भी चिन्ह प्लस है और यहाँ भी प्लस है। जब चिन्ह सेम सेम हो तो आपको घटाना होता है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देना है। 3x + 4y + 6 = 0 और 3x प्लस नहीं है माइनस है -y - 9 = 0 को आप माइनस करोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, या तो 0 का तो कुछ होना नहीं। ये तो गए कट। 4y + y हो जाएंगे 5y, 9 और 6 हो जाएंगे कितने 15। तो y की वैल्यू आएगी -15/5 = -3 और -3 की वैल्यू समीकरण यानी कि y = -3 समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। चलो यहाँ करते हैं। y = -3 पुट इन इक्वेशन 1 और समीकरण 1 है 3 × x यानी कि 3x + 4 × -3 6 = 0। (3x - 6 = 0 एंड x हो जाएगा 6 को इधर भेजें 6/3 = 2। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू -3 आ रही है। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। तीसरे का आंसर x = 2 एंड y = -3 सही है जी। लेकिन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसको मैं पूरा कर दे रहा हूँ। लेंथ होगी कितनी 4 + 4 कितना हो कर लिया था 8। इसका आंसर सही आ रहा है। मिटाते हैं। ये जो अनसोल्ड है इसका जो पेपर है हम 3 पार्ट में बनाने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और इतना डेटा भी हमारे पास नहीं हो पाता है जिससे अपलोड हो जाए। क्या फ़ायदा होगा जो 2 ही दिन में अपलोड करनी है तो 2 दिन बनाए ना, तो डाटा हो नहीं पाता है। तो उसका 1-2 सवाल और करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सवाल नंबर है इसका 3rd का ग। 3rd का ग जो है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदु, अच्छा जी x अक्ष डिवाइड कर रहा है। भाई चौक ले लें जरा, चौक इसकी है। x अक्ष काटता है वो तो ठीक है जी। a पॉइंट दे रखा है कुछ कितना -4, -3 एंड b पॉइंट दे रखा है 5, 2 है। को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसा खास दिया हुआ नहीं होता है तो आपको गौर करना है कि कौन सा अक्ष विभाजित कर रहा है। आप गौर करिएगा, जब x अक्ष विभाजित कर रहा है किसी लाइन को, इन दोनों से मिलकर कोई लाइन जा रही है, ये कोई लाइन जा रही है, इसको x अक्ष विभाजित करेगा। इसका मतलब यह है कि y अक्ष पर कोई भी पॉइंट नहीं चला गया है। इसका मतलब y अक्ष जो है वो 0 के बराबर माना जाएगा। तो y वाला बिंदु आपको क्या रखना है 0। और कैपिटल Y का जो फॉर्मूला होता है उसमें अनुपात पूछा गया है
तो m1y2 और प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है इज इक्वल 0 के बराबर रखना है। m1 हमें निकालना है, y2 की वैल्यू आप यहाँ से रख लें, ये y1 ये y2 इंटू 2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू -3 और m1 प्लस m2 में वैल्यू क्या रखेंगे, अभी तो निकाल ली हमें, उसकी मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे तो वो भी सब 0 हो जाएगा। तो 2m1 माइनस 3m2 और 2m1 बराबर 3m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल 3/2, तो 3:2 ये इसका अनुपात आया होगा। इसका भी आंसर चेक कर लें। हाँ जी, तीसरे का सवाल नंबर है ग, बिल्कुल सही है जी, तीसरे का ग 3:2। उसका एक सवाल और दे रखा है, 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं। दो लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, यह सवाल ये लास्ट करे दे रहे हैं इस पार्ट का। 2 लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, ठीक है जी। उनके आधारों की त्रिज्या R1 R2 है, यानी कि एक छोटा शंकु है जिसकी त्रिज्या R1 है और एक बड़ा है, लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी ही है जितनी पहले वाले शंकु की थी। क्या बताया गया कि उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसको पिघलाया और एक समान ऊंचाई का, जितने ऊंचे ये शंकु थे उतनी ही ऊंचाई का बेलन बना दिया गया। अच्छा जी, तो सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी कि इसकी मोटाई ज़्यादा हो जाएगी चौड़ाई, तो वो कैपिटल R माने ले रहे हैं हम, माना बेलन की त्रिज्या कैपिटल R है तो वो त्रिज्या को ही पूछ रहा है। इनकी ऊंचाई समान है, इसकी भी h है, इसकी भी h है और जो बेलन बना है उसकी भी h है। तो h बराबर h, ये मतलब है कि दोनों शंकुओं की ऊंचाई बराबर होगी बेलन की ऊंचाई के, और इसकी शंकु की एक की R1 है एक की R2 है, तो हमें निकालना है। हमें बस इतना याद रखना है कि जब भी चीज़ गलाकर या पिघलाकर कोई चीज़ बनाई जाती है दूसरी, तो उनके आयतन हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है कि दो शंकुओं के आयतन बराबर होंगे किसके, बेलन के आयतन के। तो शंकु का फॉर्मूला होता है आयतन का कितना, 1/3 पाई r² h। अब ये पहले वाला शंकु है तो R1 ये चलेगी, h में सभी के लिए h ही चला रहा हूँ क्योंकि सेम है, 1/3 पाई r² इंटू h, और यहाँ पर पाई r², अब स्मॉल r नहीं चलाऊँगा, कैपिटल R चला दे रहा हूँ, इंटू h, इसकी भी h सेम है। यहाँ से कॉमन आएगा 1/3 इंटू पाई इंटू h, यहाँ रह जाएगा R1², यहाँ रह जाएगा R2², और इज इक्वल में पाई r² इंटू h। तो h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1/3 रह चुका है। R1 और R2 को यूं ही रहने दें, इज इक्वल में R² दे रखा है। इसमें आंसर क्या लाया रखा है, कुछ खास नहीं दे रखा है, आधार की त्रिज्या सेम है, ये तो आ गया आंसर, R1² प्लस R2²। ये जो स्क्वायर था, देखो अपॉन में 3 तो चली रही है, स्क्वायर जो था इसको अंडर रूट बना दिया गया है, ये कैपिटल है, ये ही सिद्ध करना है जी। इसके बाद के जो है सवालों को हम एक पार्ट 2 बनाएंगे, उसके बाद एक पार्ट 3 और बनाएंगे, जिससे आसान हो जाए हमें अपलोड करने में भी और आपको देखने में भी।